तो अब फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस होता क्या है? पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो है कि इंश्योरेंस होता क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। आप अपना रिस्क कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आपका जो लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड का मतलब हुआ कि आदमी से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है आपका कि अगर टर्म इंश्योरेंस हो गया, फॉर एग्जांपल आपने जैसे सुना होगा, और हम जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हिंदी में होगी, लेकिन जो आपका मटेरियल होगा वो इंग्लिश में होगा। क्योंकि होता क्या है कि हमें हिंदी के जो शब्द हैं उनमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें इंग्लिश के इंश्योरेंस मतलब के शब्दों के साथ, मतलब जो फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करते हैं हम, तो हिंदी में हमें वो चीज़ें थोड़ी ईजी लगती हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें इंग्लिश में ज़्यादा पता होता है। सो आपको एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि चीज़ें इंग्लिश में समझने की कोशिश करनी है, और एग्ज़ाम में इंग्लिश में चीज़ें याद रखनी थोड़ी ईजी है, क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इस वजह से। तो मैं बता रहा था आपको, इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है कि जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ से मतलब ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है आपका हेल्थ, और दूसरा आता है आपका इंश्योरेंस लाइफ का। ठीक है, और नॉन लाइफ में क्या आती है, जो आपकी कार, आपकी कार का इंश्योरेंस हो गया, और आपके हाउस का, फायर का, और आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होगा, ये सारा नॉन लाइफ का पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अगली बात मैं बताता हूँ आपको IRDA के बारे में। IRDAI ये है हमारा रेगुलेटर, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और ये बना था 1999 में। तो इसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके आगे इंडिया, यानी कि IRDAI बोलते हैं अब इसे हम। ये आई लगा था वो 2014 में लगा था। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस में जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी वो थी एमिएबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल। ये आपके पहले पेज पे ही लिखा है सब कुछ। उसके बाद आपकी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में आई थी वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस थी। ये पहले लाइफ इंश्योरेंस में कवर करती थी। उसके बाद वर्ल्ड की जो इंडिया में पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो ट्राइटोन इंश्योरेंस कंपनी थी। उसके बाद फर्स्ट इंडियन कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर में आई थी वो थी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। उसके बाद जो आज भी काम कर रही है सबसे पुरानी कंपनी, उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 1906 में बनी थी। उसके बाद 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आता है। इंश्योरेंस एक्ट क्या बताता है कि आपके जो रूल्स और रेगुलेशन, जो शब्द आप इंश्योरेंस की सेक्टर में यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन, पेड अप, ऐसे शब्द जिनका एक मतलब होता है, वो सभी के सभी किस में आते हैं? आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 आपको ये चीज़ें बताता है कि ये जब भी हम बात करेंगे ये कहाँ पर डिस्क्राइब है। तो ये चीज़ का मतलब होता है कि आपको जाना है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ ऑप्शन में। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, और आपको करना क्या है, उन्हीं में से एक आंसर होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये शब्द कहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, तो वो आएगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर, क्योंकि ये कस्टमर की वेलफेयर के लिए, कह सकते हैं हम कस्टमर की हेल्प के लिए बनाया गया एक्ट है, कि कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक्ट बनाया गया था। जबकि IRDAI एक्ट है ना, जो वो एक्ट आया था कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। जब हम कंपनी की रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, कंपनी को रोकने की बात करेंगे, या फिर कंपनी की रूल एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, तो हमेशा ऑप्शन के साथ जाना है IRDA एक्ट 1999 के साथ। लेकिन जब बात की जाएगी कस्टमर वेलफेयर की, और आपकी बात की जाएगी इंश्योरेंस की शब्दावली की, हम जिसको बोलते हैं शब्दावली हिंदी में, जब हम किसी शब्द की बात कर रहे होंगे कि ये कहाँ पर डिस्क्राइब है, तो वो चीज़ आएगी आपकी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर। अब बात करते हैं LIC की, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, और ये 1956 में बनी थी। इसका 1 सितंबर 1956 में बनी थी। 245 प्राइवेट कंपनीज को मिला करके बनाया गया था। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 23 और प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। ये एग्ज़ाम उन कंपनीज में
एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी हेल्पफुल, मतलब ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आप आते हैं 1972 में की नेशनलाइजेशन होती है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम उसको गवर्नमेंट बना देते हैं। तो LIC जैसे गवर्नमेंट बनी थी 1956 में, उससे पहले प्राइवेट कंपनीज वर्क कर रही थी इंडिया में। बिकॉज अंग्रेज क्या करते थे, वो लोग अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा सोचते थे, वो इंडियंस के लिए नहीं सोचते थे। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि सबकी तक इंश्योरेंस पहुंचे, इसलिए LIC बनाई गई थी कि सबकी लाइफ की एक इंपॉर्टेंस वैल्यू है, सो दैट LIC को बनाया गया था। फिर आपका आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, ये आया था 1972 में, ये आपको पहले ही पेज में मिलेगा। इसमें क्या है, आज गवर्नमेंट में 4 कंपनियां वर्क कर रही है और इन फ्यूचर सुनने में जैसे आ रहा है इस बार के बजट में कि एक कंपनी को इसमें से प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके बाद अब आती है मल्होत्रा कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इंश्योरेंस एक्ट के लिए। इसमें हुआ क्या था, मल्होत्रा कमेटी 1993 में आई थी। इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इस कमेटी ने 1994 में अपनी रिपोर्ट फाइल की। ये कमेटी किस पर्पस से बनी थी, पहला पर्पस था कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेटर की जरूरत है या नहीं है, इस पर्पस के लिए मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी। सो इस कमेटी के अंदर क्या पाया गया, इस कमेटी में यह पाया गया कि हमें रेगुलेटर की ज़रूरत है, और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर IRDAI एक्ट 1999 में बना दिया गया। और ये एक्ट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस की बात हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। तो इसमें क्या है, LIC का एक्ट आता है, फिर आता है 23 तो पहले आती है एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसे पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं हम, जो LIC है। 23 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट्स हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, पोस्ट ऑफिस भी कर सकता है, इसे हम कहते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद अगली चीज़ आती है आपकी हाउ इंश्योरेंस वर्क। अब इंश्योरेंस काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है उसे हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें इंश्योरेंस में कि हमें किस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस भी चीज़ की, जैसे कि गुडविल की भी वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ की, इंसान की भी वैल्यू, जो इंसान 60 साल तक का है, जो कुछ काम कर रहा है, जिसकी कोई इनकम है और उसके ऊपर कुछ डिपेंडेबल लोग भी हैं, उन लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपकी कार, आपका घर, कोई भी ऐसा एसेट जिसकी एक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू का होता है पैसे की फॉर्म में, मॉनेटरी वैल्यू है, उस चीज़ को हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो आपका लॉस होने की जो कंडीशन है, रिस्क की कंडीशन होती है, उसे हम प्रिल भी कहते हैं। तो प्रिल का भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो लॉस होने की एक सिचुएशन और रिस्क आने की एक कॉज ऑफ रिस्क, जिस वजह से रिस्क आ रहा है उसे हम प्रिल कहते हैं। और रिस्क आप लोगों को पता ही होगा, रिस्क होता है कुछ अनसर्टेनिटी मतलब किसी चीज़ की होने की चांसेस, कुछ गलत होने का किसी चीज़ का चांसेस को बोलते हैं। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिस्क पुलिंग। इंश्योरेंस रिस्क पुल के ऊपर काम करता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक गांव में 1000 लोग हैं और उन लोगों का खर्चा पर फैमिली 1 लाख रुपीज़ है, और उस गांव में हर साल 10 लोगों की डेथ होती है। 1000 लोगों को उनकी फैमिली को अच्छे से जीने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो हमें 1000 लोगों से कितने पैसे से लेने होंगे? तो अगर हम हर फैमिली से 100 रुपए लेंगे तो टोटल आपके पास इकट्ठा होता है 10 लाख रुपए। अगर वो 10 लाख में से 10 लोगों की डेथ हो जाती है तो हम उन फैमिलीज़ को 1-1 लाख रुपए दे देंगे, जिससे क्या होगा, उनकी फैमिली सड़क पे आने से बच जाएगी। तो लोगों के अंदर मिथ होता है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि डेथ होने पर पैसा मिलना, बोलने का मतलब है कि मरने का सौदा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी की फैमिली को सड़क पे आने से बचाना ही इंश्योरेंस है। तो आप लोग आने वाले टाइम में इंश्योरेंस की मदद से लोगों की हेल्प भी करेंगे और एक अच्छी इनकम भी आपकी होगी। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। जो इंश्योरेंस है वो काम करती है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क के ऊपर। ये क्या मतलब होता है कि पहला आपका जब भी आप फॉर एग्जांपल आप रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, मतलब रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो
तो उस टाइम पे आपका सबसे पहला ध्यान किस चीज़ पे होगा कि आपको सेफ्टी के साथ चलना है। बट अगर आपका एक्सीडेंट हो ही जाता है तो आपके पास इंश्योरेंस है, तो उससे क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। और आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से दूर रहेंगे आप, कि अगर कहीं का लॉस हो जाता है तो कंपनी आपके पैसे भर देगी। अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। पहली चीज़ आती है रिस्क अवॉइडेंस। अब रिस्क अवॉइडेंस क्या बोलता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप रिस्क को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना क्या होता है? आपने रिस्क को ना लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे रिस्क की ज़रूरत, मुझे रिस्क होगा ही नहीं। अगर आपने गाड़ी नहीं ली और आपको फिर इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने रिस्क को अवॉइड किया। मैं कैब करता हूँ, कैब लेके जाऊँगा जहाँ भी जाना होगा, ठीक है, तो आपने रिस्क को अवॉइड करा। देन कम्स रिस्क रिटेंशन। अब आपने गाड़ी तो ली लेकिन आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, तो कल अगर कोई डैमेज होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो सारा का सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम रिस्क को रिटेन करना, कि मैं अपने आप रिस्क को रिटेन कर लूँगा, अगर कुछ लॉस होता है तो अपनी जेब से भरूंगा। फिर आता है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। जैसे आपने सुना भी होगा बोनट टू बोनट, आपका जो इंश्योरेंस होता है, ये इस कंसेप्ट पे काम करता है। इसमें होता क्या है कि आप 50% इंश्योरेंस बोल सकते हैं इसे, कि इसमें क्या एक पार्ट आप अपनी जेब से भरेंगे, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अगर कल डैमेज होता है तो एक पार्ट आप अपनी जेब से भरते हैं और दूसरा पार्ट आपको अपनी जेब से, मतलब अपनी जेब से लगाना होता है, एक कंपनी आपको पे करती है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन ट्रांसफर ऑफ रिस्क। यहाँ क्या है, आपने अपनी पूरी टेंशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दे दी, कल अगर कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस। तो इन चारों कंसेप्ट को एक बार दोबारा सुन लें, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे कर करके आप दोबारा इसे सुन सकते हैं। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी। इंश्योरेंस का रोल सोसाइटी में क्या है? इंश्योरेंस बेनिफिट करती है कब लोगों को, इकोनॉमिकली एंड सोशली। इसका मतलब है लोगों को हेल्प करती है इंश्योरेंस। कैसे? इकोनॉमिकली, पैसे की फॉर्म में भी, और सोशली, सोशली मतलब आपको और तरीके से भी हेल्प करती है, मतलब आपको सोसाइटी में भी सड़क पे आने से भी रोकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर में इस टाइम पे सिर्फ LIC की अगर हम बात करें, 12 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एज ए एजेंट। उसके अलावा 2 लाख के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी अराउंड 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर बैठी है इस टाइम पे। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है, चाहे वो बैंक इंश्योरेंस के थ्रू ही क्यों ना हो। देन कम्स द मनी रेज फ्रॉम इंश्योरेंस। जो हम पैसा इंश्योरेंस से लेते हैं वो देश की डेवलपमेंट में काम आता है। सरकार को LIC हेल्प करती है और इंश्योरेंस कंपनीज हेल्प करती है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है, रोड डेवलपमेंट में काम आता है, आपके डैम बनते हैं, इसमें आपको हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपका आता है, ये आपके अंदर से फियर, वरी और एंजाइटी, मतलब टेंशन, सब टाइप की टेंशन को दूर करता है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी स्कीम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और कौन सी स्कीम अपने आप कंपनी चलाती है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो सारी की सारी कंपनी के लिए सेम ही रहेगी। जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू, फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और रूरल इंश्योरेंस स्कीम। नाम से ही चल रहा होगा पता है, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्रॉप के लिए और रूरल के लिए। ये डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट का होता है, तो ये स्कीम्स लेकर के गवर्नमेंट आती है। अब बात करते हैं हम रन बाय इंश्योरर एंड द नॉट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। अब आती है जनता पर्सनल एक्सीडेंटल। इसका मतलब है कि यह स्कीम कंपनी खुद चलाती है, जैसे कि जनता पर्सनल एक्सीडेंट की स्कीम होती है, और जन आरोग्य जैसे हेल्थ की स्कीम्स, ये सारी की सारी स्कीम्स गवर्नमेंट नहीं, कंपनी खुद चलाती है। अगला चैप्टर शुरू होता है आपका कस्टमर सर्विस। इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर की हेल्प करना और उसे सही सजेशन देना। अगर आप किसी कस्टमर को सही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा। इंश्योरेंस इज अ सर्विस। सबसे पहली चीज़ तो आप इंश्योरेंस समझ लीजिए कि इंश्योरेंस एक सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी को दिखा नहीं सकते कि आप क्या दे रहे हैं उन्हें। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ को बेचने जा रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन इंडिविजुअल, जब आप इंटेंजिबल फॉर्म की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वजूद है। तो इंश्योरेंस इज अ इंटेंजिबल गुड ऑल्सो।
तो सीक्रेट जो आपकी सक्सेस का होता है इंश्योरेंस के जो एजेंट्स का, वो होता है आपका कमिटमेंट टूवर्ड द कस्टमर्स। जो कस्टमर के लिए आपका कमिटमेंट होता है, उसका वेलफेयर होता है, आपकी इनकम उसके ऊपर डिपेंड करती है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है, ये दिमाग में लेकर चलिए। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है। चाहे वो रिलायंस हो, वो भी कस्टमर को रिटेन करने के लिए उन्होंने जियो शुरू में फ्री में ही बांटा, ठीक है, लेकिन आगे चल के वही जियो आज वो उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं और लोग आज उसको पे करने के लिए भी खुशी खुशी पे करते हैं उस जियो के सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कस्टमर की एक लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट कर दी। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बच्चा है, वो एक शॉप पे जाता है और वो वहाँ पर 1 रुपये की टॉफ़ी मांगता है। शॉपकीपर मैच देखने में बहुत बिजी है, वहाँ पर T20 मैच चल रहा है। तो क्या हुआ, शॉपकीपर ने क्या किया, उसको बोले तो बाद में आ। और अब बच्चे ने देखा कि उसके साथ बहुत रूडली बिहेव हुआ है, तो वो क्या करेगा, अगली बार क्या आपको लगता है कि वो उस शॉप पे कभी जाएगा? वो उस शॉप पर कभी भी नहीं जाएगा। अब क्या करे होगा उससे कि अब कस्टमर मतलब आपकी शॉपकीपर की नज़र में उस बच्चे की सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन कल उसे 10 बार उसी शॉप से सामान खरीदना था। वो बड़ा होता, उसकी सारी शॉपिंग शायद उसी शॉप से होती, ठीक है, लेकिन वो बच्चा अब बड़ा होकर भी कभी उस शॉप पे नहीं जाएगा। इसका मतलब है उसने एक पोटेंशियल कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को खो दिया। तो उस शॉपकीपर ने अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। तो इसे कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आज कस्टमर है, ठीक है, कल उसकी नीड्स बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसे और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आज वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, कल वो हेल्थ लेगा, उसका एंडोमेंट से टैक्स सेविंग प्लान लेगा, फिर यूलिप प्लान लेगा, शेयर मार्केट में लिंक करने वाले प्लान लेगा, उसके अलावा पेंशन प्लान लेगा। तो इतनी सारी डिमांड्स होंगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा। तो उसके लिए आपको उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने होंगे और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करनी होगी। अब आता है इंश्योरेंस एजेंट का रोल इन प्रोवाइडिंग द कस्टमर ग्रेट सर्विस, ठीक है, कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना ही कस्टमर एक एजेंट का रोल होता है। अब हम प्रोसेस को समझते हैं कि कस्टमर को मतलब एजेंट का काम क्या होता है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने पे। सबसे पहले एजेंट को जाता है पॉइंट ऑफ सेल पे। अगर आप इन चैप्टर्स को कंसेप्ट को समझेंगे विद एग्जांपल्स और अपने दिमाग में बिठाएंगे, तो आपको जितना मर्जी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब है पॉइंट ऑफ सेल। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल की। पॉइंट ऑफ सेल एक पॉइंट होता है जहां पर इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची जाती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। दूसरी चीज प्रपोजल स्टेज। प्रपोजल स्टेज क्या बोलता है, द एजेंट हैज टू हेल्प इन फिलिंग द फॉर्म। फॉर्म फिल करने में एजेंट की हेल्प लेता है कस्टमर, और कस्टमर की आपको हेल्प करनी होती है। पहले आप जगह पे गए, फिर उसकी हेल्प की फॉर्म भरने में, उसके बाद उसका फॉर्म एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि आपने फॉर्म को उससे ले लिया और उसमें आपने बताया, उसमें कंडीशन देखी कि इसे इंश्योरेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ना मिलने की कंडीशन होती है कस्टमर बीमार नहीं होना चाहिए, वो ठीक ठाक हो। दूसरी कंडीशन होती है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स की ज़्यादा कंडीशन रहती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो फॉर द 6 मंथ्स, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है, तो उनको आपने चेक करना है वो किस बिजनेस में, ऑक्यूपेशन डिटेल्स वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। पहले आप पॉइंट ऑफ सेल पे गए, फिर प्रपोजल स्टेज आई, आपने प्रपोज किया, उसने प्रपोज किया कि हाँ मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसे मिल सकता है, फिर उसने प्रीमियम पे किया। अब आपकी आ गई प्रीमियम पेइंग स्टेज, और आपकी लैप्सेशन ना हो पॉलिसी की, तो आपको उसे प्रीमियम पेमेंट के टाइम में बताना होगा कि उतना ही प्रीमियम पे कर जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं टिल फ्यूचर। लेकिन ये भी नहीं कि आप अंडर बहुत ही छोटा इसे इंश्योरेंस दो, उसको ये समझाना है कि आप इंश्योरेंस को भी थोड़ा बड़ा करो। रीज़न ये है कि आपकी इनकम भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, तो आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो आज आप जो चीज़ खरीदोगे वो फिक्स हो जाएगी आज के रेट पे, इन फ्यूचर उसका रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसी चीज़ को फ्यूचर में खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। सेकेंड थिंग, फिर अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया कस्टमर ने आपको, और आपको फिर अगर उसको कुछ या तो उसकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपको उस कस्टमर की फैमिली के या नॉमिनी की हेल्प करनी है इन गिविंग हिम क्लेम, उसको क्लेम पहुंचाने में। या फिर उसकी मैच्योरिटी होती है जैसे कि एंडोमेंट प्लान्स में होती है, ठीक है,
तो उस टाइम पे आपने क्या क्लेम सेटलमेंट करवानी है, मतलब उसको क्लेम को सेटल करने में हेल्प करना है। मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है, बीच में आपका मनी बैक जिसे हम एसबी मैच्योरिटी कहते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको हेल्प करनी है। और आपकी जो सर्विसेज सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको किसी को बेवकूफ़ नहीं बनना है, चापलूस बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और उस कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये इंसान मेरे फ़ायदे के लिए यहाँ आया है, मुझे बेनिफिट पहुँचाने आया है। यूँ नहीं कि समझा लगना चाहिए उसे कि हाँ, ये अपने कमीशन के चक्कर में मेरे चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट दिखना चाहिए उसे, उसके दिमाग में हमें परसिव्ड वैल्यू डालनी है। परसिव्ड वैल्यू क्या होती है कि हमें उसे उसके दिमाग में चीज़ डालनी है कि इस चीज़ की ज़रूरत तुझे है। जब उसे ज़रूरत दिख जाएगी तो वो कभी लैप्स नहीं करेगा और पूरी ज़िंदगी उस पॉलिसी को चलाएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंटली उसे समझा रहे हैं, ये चीज़ इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि अब आपकी दिक्कतों का निवारण डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसे इन शॉर्ट। इसमें होता क्या है, आपकी सबसे पहली चीज़ आती है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये IRDA ने लेके आया था। इसका मतलब IGMS की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसमें क्या होता है, आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई जाती है। रिपोजिटरी का मतलब होता है कि पोर्टल टाइप का बनाया जाता है जिस पे आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं और उस पोर्टल के थ्रू आपकी कंप्लेंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस कंप्लेंट के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को एक्शन लेना होता है और वो उस दिक्कत का निवारण अपनी ही कंपनी के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करता है थ्रू कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो हम पहले वो क्या सोचेंगे कि हमारी लड़ाई का सॉल्यूशन आपस में ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो किसी तीसरे ऐसे इंसान के पास जाएंगे जो उनका दोनों का या तो बराबर दोस्त हो या दोनों को ही ना जानता हो, ताकि वो फेयर डिसीजन ले सके। तो अभी जैसे हमने IGMS में किया था कि कंपनी कस्टमर्स के साथ इंटरनली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, उसे इंटरनल ही सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वहाँ सॉल्यूशन ना निकले, अब वो अप्रोच करते हैं अम्बर्ड्समैन। कस्टमर अम्बर्ड्समैन को अप्रोच कर सकता है। अम्बर्ड्समैन क्या होता है, लोकपाल कहा जाता है इसे। इसके 17 ऑफिसेज हैं इंडिया में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 20 लाख रुपए तक, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने तक का बिजनेस दे सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अम्बर्ड्समैन 20 लाख रुपए तक का डिसीजन दे सकता है, जिसे हम अवार्ड कहते हैं। 20 लाख का मतलब ये नहीं अगर कोई डिसीजन 16 लाख में सोल्यूशन दिया जा रहा है तो आपको 20 लाख मिलेंगे, जी नहीं। आपको उतना ही मिलेगा जितने का मैक्सिमम डिसीजन मिल सकता है, लेकिन आपका मैक्सिमम जो अम्बर्ड्समैन के हाथ में होता है वो 20 लाख रुपए का डिसीजन होता है। अब अम्बर्ड्समैन करता क्या है, ये एक तीसरी बॉडी होती है, जैसे कि जो ना कंपनी से रिलेटेड है ना ही कस्टमर से रिलेटेड है, और ये क्या करता है, कस्टमर की दिक्कतों का निवारण करता है। और इसमें कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है इसके डिसीजन को मानने की। तो क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछा जाता है कि अम्बर्ड्समैन का डिसीजन किसके ऊपर लाइबल होता है। लाइबल मतलब किसके ऊपर थोपा जाता है, तो ये कंपनी के ऊपर थोपा जाता है कि उन्हें 15 दिन के अंदर इस डिसीजन को मानना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी के फेवर में है या कस्टमर के फेवर में है। फिर आपका आता है दूसरी चीज़ कि यह डिसीजन लेने में आपके ओम्बड्समैन को कितना टाइम लगता है। तो इस डिसीजन को लेने में आपके ओम्बड्समैन को 30 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, अगर अभी फॉर एग्जांपल कस्टमर ओम्बड्समैन से भी नहीं खुश है, जो उसको सॉल्यूशन ओम्बड्समैन ने दिया वो उससे भी खुश नहीं है, तो अब वो कहाँ जाएगा, तो वो अब जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अब जाता है कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, तो पहले जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो डिसीजन के लिए जा सकता है जब प्रॉब्लम 20 लाख तक की है, जब आपका अवार्ड 20 लाख तक का है, तो 20 लाख तक के केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम में सॉल्व हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में वही डिसीजन जाएंगे जो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ या फिर 100 लाख तक के हैं। उसके बाद जो कंप्लेंट 1 करोड़ से ऊपर की है वो जाएगी नेशनल कमीशन में। तो यहाँ यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और इन कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो बैक करके रिवाइज कीजिए।
और इस वीडियो को हो सके तो 2 से 3 बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें। फिर आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट, जो कि आता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया था 1986 में। तो यह एक्ट क्या बताता है? ये एक्ट सिर्फ इंश्योरेंस पे नहीं, यह हर बिजनेस पे काम करता है कि आपको कंज्यूमर को हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि उसके लिए वेलफेयर हो सके। उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि जिनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन्हें प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। 10 दिन का टाइम दिया जाता है इंश्योरर को कि पॉलिसी होल्डर को बताने के लिए कि आपकी पॉलिसी में कुछ डॉक्यूमेंट कम है, जो आपने बीमा खरीदा है उसमें डॉक्यूमेंट की कमी है, यह बताने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन का लॉक इन पीरियड होता है कस्टमर के पास, ठीक है, और इसे फ्री लॉक पीरियड कहते हैं। फ्री लॉक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड के बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर या पॉलिसी खरीदने के 15 दिन के अंदर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि फ्री लॉकअप पीरियड कितने दिन का होता है और क्या होता है। तो और कूलिंग ऑफ पीरियड, दोनों का एक ही मतलब होता है। फ्री लॉकअप पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड 15 दिन का होता है, और मतलब क्या होता है कि कस्टमर को सोचने का टाइम दिया जाता है 15 दिन का कि उसे पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो पॉलिसी बंद कराना चाहता है तो उसकी मिनिमम फीस होती है। मिनिमम फीस का मतलब जो भी उसके थोड़ी बहुत डिडक्शंस होती है 200-300 रुपये, वो दे करके वो उसका पैसे वापस किए जा सकते हैं। 15 दिन का टाइम दिया जाता है। इंश्योरर हैज़ टू कन्वे द पॉलिसी होल्डर अबाउट द अब कंपनी को कस्टमर को बताना होता है 15 दिन के अंदर कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। प्रपोजल मतलब उसे पॉलिसी मिली है या रिजेक्ट हुआ या नहीं मिली है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। जब आपके पास पॉलिसी मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट आ गए तो 15 दिन के अंदर आप कंपनी के पास को 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप और डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। फिर आपको 15 दिन का अवार्ड, जैसे मैंने बताया था कि ओम्बड्समैन को कंपनी को 15 दिन के अंदर ओम्बड्समैन का अवार्ड मानना होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेस पीरियड। ग्रेस नाम से पता चल रहा होगा, ग्रेस क्या होता है। जैसे एग्जाम में आपके 32 मार्क्स थे, 33 पासिंग मार्क्स थे, तो 1 नंबर की ग्रेस मिल गई। वैसे ही अगर आपने एक पॉलिसी खरीदी तो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो ग्रेस पीरियड में क्या होता है, अगर आपकी मंथली पॉलिसी किस्त आप मंथली भर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, या फिर 5वां होता है सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। तो आपने अगर मंथली आप पैसे पे कर रहे हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है कंपनी की। आपको अगर आपने टाइम पर पैसे नहीं भरे तो बिना किसी पेनल्टी के अगले 15 दिन के अंदर आप भर सकते हैं, इन केस ऑफ मंथली मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप 31 मतलब सॉरी जब आपका ग्रेस पीरियड अगर आप पेमेंट कर रहे हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल मोड पे, ठीक है, तो आपको 31 दिन का या फिर 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके अगर आप टाइम पे पैसे नहीं भर पाए तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और उस महीने में अगर आपने पैसे भर दिए तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और आपको जैसे मैंने बताया कि 30 दिन का टाइम दिया था ओम्बड्समैन को कि आपको अपना डिसीजन देने के लिए और अवार्ड देने के लिए, ठीक है। और 30 दिन के अंदर कंपनी को आपके पैसे वापस लौटाने ही होते हैं। जब आपको मैच्योरिटी हो गई या आपकी डेथ हो गई, मतलब आपकी डेथ बेनिफिट, दोनों बेनिफिट के केस में कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि डॉक्यूमेंट मिलने के 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। अगर ऐसा ना करे कंपनी विदाउट एनी रीज़न तो उसको 2% आपको पर एनुअल ब्याज भी देना होता है, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूटेड क्लेम है तो उस केस में आपको 180 दिन का मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हो गया तो उस केस में वो पुलिस केस चल रहा है तो आपका क्लेम सेटलमेंट में 180 दिन तक का टाइम दिया जाता है कंपनी को। That comes regulatory aspects of the insurance agent। अब इंश्योरेंस एजेंट को रेगुलेट कौन करता है? सबसे पहली चीज, जब भी आप एजेंट बनते हैं तो आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जो कि हर इंश्योरेंस एजेंट को दिया जाता है, जो कंपनी इशू करती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक सेंट्रलाइज लिस्ट ऑफ एजेंट बनती है जिसमें आपके हर कंपनी के एजेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज लिस्ट ऑफ एजेंट्स। फिर आता है डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि जिनके या फिर CLIs, उनके पास पावर होती है कि आपको
आपके लिए मतलब आपको इंश्योरेंस की एजेंसी दे सकते हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट बनाने की पावर उन्हीं के हाथ में होती है। फिर आता है फॉर्म 1A, जो आपका फॉर्म वो भरते हैं उसे कहते हैं हम फॉर्म 1A। लेकिन अगर आप कंपोजिट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपका फॉर्म 1B भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिशियल के पास एक और पावर होती है कि आपकी जो एजेंट बनने की जो मतलब कंडीशन है उसको वो 21 दिन के अंदर रिजेक्ट भी आपकी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। ठीक है। और कंपोजिट एजेंट होता क्या है, अगर आप सिर्फ एक कंपनी के साथ ना एक से ज़्यादा कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप एक सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस में आप सिर्फ एक ही कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे HDFC हो, चाहे SBI हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप LIC का भी काम कर रहे हो, HDFC का भी काम कर रहे हैं। लेकिन LIC के साथ लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप नॉन लाइफ में भी एक कंपनी का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन लाइफ में एग्जाम्पल आपका आ गया, आप ओरिएंटल इंश्योरेंस या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या फिर ICICI प्रूडेंशियल ICICI लोम्बार्ड वगैरह के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आप दोनों में से एक मतलब दो कंपनी के साथ काम करते हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर से। और उसके अलावा कंपोजिट एजेंट में आप हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी के साथ भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप LIC का काम कर रहे हैं, साथ में आप यूनाइटेड इंडिया का कर रहे हैं, या फिर ओरिएंटल या न्यू इंडिया का कर रहे हैं, और साथ में आप तीसरी कंपनी जैसे कि आपकी स्टार हेल्थ का भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर आपकी आती है एजेंट को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये आता है आपका सेक्शन 42 के अंदर। इन वट कंडीशन आप एजेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर एजेंट्स कि मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो मतलब पैसा कस्टमर से ले रहा है और LIC में जमा नहीं करवा रहा है, मतलब कोई फ्रॉड कर रहा है किसी भी टाइप का, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नाउ कम्स 5th चैप्टर, लीगल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए एविडेंस एक्ट आता है आपका, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 1872। इसके अंदर आपको दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर होता है आपकी कंपनी, और इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योर्ड होता है आपका कस्टमर। ठीक है। तो जो इंश्योरर और इंश्योर्ड है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसे हम कहते हैं आपका इंश्योरेंस एक्ट। मतलब आपका इस जो बॉन्ड है आपका वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ये क्या स्पेसिफाई करता है कॉन्ट्रैक्ट, कि इंश्योरर आपको इन सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर पैसा देगा और इन मैच्योरिटी आपको पैसा वापस देगा, और इंश्योर्ड अपने प्रीमियम पे करेगा। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये शो करता है इन एनी कंडीशन ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होता है, क्योंकि इंश्योरेंस और कोई भी बिजनेस विश्वास के ऊपर ही चलता है। पहली चीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफर करती है और तो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। कंसीडरेशन, दोनों पार्टी फ्री होती है, कंपनी भी और कस्टमर भी फ्री, उनको कंसीडर करने के लिए फ्री टाइम दिया जाता है। अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाता है, और दोनों पार्टी एक चीज़ के ऊपर एग्री होती है कि हमें इतने के इंश्योरेंस की जरूरत है, और कंपनी कहती है हाँ इसे इतने का इंश्योरेंस दे सकते हैं। फिर आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या कहता है, देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन द, मतलब पहले से फ्री कंसेंट होगा, कस्टमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और कंपनी के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हम कैपेसिटी ऑफ पार्टी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना कि क्या होता है, कि हमें क्या देखना होता है कि हाँ कि आदमी ठीक ठाक भी है, साउंड माइंडेड तो नहीं, पागल तो नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाइड लॉ बाय लॉ, कोई चोर उचक्का तो नहीं, मतलब कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं लॉ से, शुड नॉट बी माइनर, और बच्चा तो नहीं है, तो उसे इंश्योरेंस नहीं दिया जा सकता है। हाँ बच्चों के लिए हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान होते हैं, क्योंकि बच्चों की हायर एजुकेशन के कुछ मतलब एक तो खर्चे होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है, उनकी एक लाइबिलिटीज होती है और एक करियर की वैल्यू होती है। फिर आप देखते हैं, और आपका कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल, और आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स। पहला आता है उब्रीमा फिडेज, इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है इंश्योरेंस आपका जो है विश्वास पे चलता है, लेकिन कभी कभी विश्वास टूट भी जाता है, तो वो किन कंडीशन में आपका जो विश्वास टूट सकता है। नॉन डिस्क्लोजर, सबसे पहला था नॉन डिस्क्लोजर, जब आप किसी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कस्टमर कंपनी को नहीं बता रहा है कि हम नॉट इन्फॉर्मिंग सर्टेन डिटेल्स, बोलने का मतलब है उसे पता है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लेकिन वो कंपनी को नहीं बता रहा हूँ,
फिर कंसीलमेंट, कंसीलमेंट होता है कि आप छुपा कर, जानबूझकर छुपा रहे हैं, ठीक है। आप पहला था नॉन डिस्क्लोजर, आप डिस्क्लोज करना भूल भी सकते हैं, लेकिन कंसीलमेंट आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरी है, तो उसे हम कंसीलमेंट कहते हैं। इंटेंशनली जो किया जाए उसे कंसीलमेंट में छुपाना होता है। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप हो इनोसेंट, आपको कस्टमर को पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उससे गलती से गलती हो रही है। तो इन मिस्टेक्स, जो इस टाइप की मिस्टेक्स होती है, इनोसेंटली हो जाए, उसे फ्रॉडुलेंट में नहीं लाया जाता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट होता है कि आपने इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दी। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर अभी अपना कैंसर की डायग्नोसिस करने गया है, कीमोथेरेपी के लिए मतलब डायग्नोसिस करवाने गया है, और शाम को ही अभी एजेंट उसके पास पहुंच जाता है और वो उससे एक पॉलिसी ले लेता है, लेकिन उसे अभी पता नहीं कि उसे और उसके 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है कि वो कैंसर से डायग्नोज्ड है। तो ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसे पता नहीं था कि मैं कैंसर से डायग्नोज होने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसे पहले से पता था, वो 3 दिन बाद बुलाता है एजेंट को कि हाँ मेरा बीमा करके जा, कि अब मुझे कैंसर तो है ही, कि अगर कल कुछ हो गया तो पैसे मिल जाए मुझे, मेरी फैमिली को। तो इसे हम फ्रॉडुलेंट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रॉड टाइप का केस हुआ। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है कि अगर आप काम करते हैं कोल की माइनिंग में और आपने उन्हें बताया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को, कि हम कोल माइनिंग में काम करते हैं, कि मैं डेंजरस वर्क में, आप ड्राइवर हैं, आपने बताया नहीं, जैसे कि ड्राइवर के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आर्मी पर्सन के थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, थोड़े से मतलब 0.5 के आसपास, और 1 to 2% एक्स्ट्रा यू हैव टू पे। उसके अलावा 1 से 2 रुपये, नॉट इवन परसेंटेज, 1 से 2 रुपये के आसपास होते हैं, 50 पैसे के आसपास पर 1000। तो उसकी तो ऐसी नॉन डिस्क्लोजर में आ जाती हैं चीज़ें। और कंसीलमेंट हो गया जानबूझकर छिपाना, ठीक है। फिर आपके मटेरियल फैक्ट्स आते हैं। मटेरियल फैक्ट में क्या कह सकते हैं, आपकी फैमिली से जब आपका इंश्योरेंस का फॉर्म भरेंगे आप, जैसे कि LIC केस में आप 300 नंबर फॉर्म भरते हैं, तो आप उसमें फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, फैमिली डिटेल्स लिखते हैं, ऑक्यूपेशनल। अब फैमिली हिस्ट्री क्या होती है कि आपके फादर की एज कितनी है, अगर किसी की डेथ हुई है फैमिली, मदर की एज कितनी, भाई कितने, बहनें कितनी हैं, आपके बच्चे कितने हैं, वाइफ की एज क्या है, सबकी एजेस लिखी जाती हैं। अगर किसी की डेथ हुई तो रीज़न ऑफ डेथ, ताकि आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री आ जाए। फिर आती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री क्या बोलती है, आपकी अपनी मेडिकल, मेडिकल का मतलब होता है कि आप कितने फिट हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ये चीज़ है, ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आती है, जो आपकी बॉडी डिटेल्स है। फिर आती है फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल, आपकी इनकम कितनी है, किस वजह से इनकम है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या आपके सच में मंथली इनकम आती है, या फिर आपका बिजनेस से इनकम आती है, क्या आप हमारे इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल डिटेल्स इंश्योरेंस एजेंट को चेक करना होता है। कई बार क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से भी घुमाया जाता है कि क्या आपको एजेंट को कस्टमर के बैंक की पासबुक देखनी होती है। जी हाँ, आपको उनकी पासबुक देखनी होती है। फिर आती है ऑक्यूपेशनल डिटेल्स। ऑक्यूपेशनल डिटेल क्या होती है, आप काम क्या करते हैं, किस बिजनेस में लगे हुए हैं, इसकी डिटेल भी आपको भरनी होती है। फिर इलनेस इफ एनी, और आपकी हैबिट्स, आप बीमार तो नहीं हैं, और आपके हैबिट्स, आपकी क्या हैबिट्स हैं, ये इंश्योरेंस बिजनेस में ज़रूरी आपको बतानी होती हैं। देन कम्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या आता है, 3 टाइप का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा आ गया मैरिन टाइम इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस इंटरेस्ट शुरू में देखा जाता है कि कितने का बीमा मिलेगा, 10 लाख का। तो आपका इंश्योरेंस जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा स्टार्ट ऑफ पॉलिसी में देखा जाता है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट स्टार्ट और क्लेम के टाइम पे, दोनों टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर 10 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, तो यूं तो है नहीं कि आप थोड़ा सा मरोगे, अगर डेथ हुई तो एक बार में आपको 10 लाख देने पड़ेगा। तो हम शुरू में बताया था इसका 10 लाख का बीमा है। लेकिन नॉन लाइफ में क्या होता है, जितना डैमेज आपका मैक्सिमम कवरेज होती है, मान लो 15 लाख का नॉन लाइफ इंश्योरेंस है आपके हाउस का, तो अगर आपका डैमेज होता है तो मैक्सिमम 15 लाख मिलेगा आपको, लेकिन अगर डैमेज कम होता है तो आपको कम मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट में और क्लेम के टाइम पे, दोनों टाइम पे देखा जाता है। तो मेरीन टाइम इंश्योरेंस में, जो कि समुद्र में जाने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस होता है, उसमें हम सिर्फ क्लेम के टाइम पर ही ये चीज़ें देखते हैं कि हमें कितना क्लेम देना है। फिर आता है प्रॉक्सीमेट क्लॉज ऑफ डेथ। अब हम देखते हैं कि मेन रीज़न क्या है आपकी मृत्यु का, ठीक है। जब भी कोई हम क्लेम आता है तो हम क्लॉज ऑफ डेथ देखते हैं, मेन रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को कैंसर था और उसने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, उसको पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन अब वो रास्ते पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी की वजह से, मतलब एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है।
और अब उसका क्लेम सेटलमेंट होगा। रीज़न है कि उसकी डेथ का रीज़न देखा जाएगा, तो वो डेथ का रीज़न है एक्सीडेंट, तो उसे एक्सीडेंट लगा, उसने राइडर लिया था तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर वो रास्ते पे जा रहा था और उसकी डेथ नहीं हुई मान लो, और उसकी डेथ अब कैंसर की वजह से हो रही है, ठीक है, और अब उसका मेन रीज़न आएगा कैंसर, तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने छुपा जो आपके कंसीलमेंट का ऑप्शन वो किया था, मतलब वायलेट किया था। देन कम्स फ्री लॉकअप पीरियड, जो कि मैंने बता दिया है, और कूलिंग ऑफ पीरियड 15 डेज का जो टाइम दिया जाता है कस्टमर को सोचने के लिए। फिर आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लॉस से वापस उसी सिचुएशन में लाना जिस सिचुएशन में आप पहले थे, इसे हम कहते हैं इंडेमनिटी। ताकि आप इंश्योरेंस भरते हैं, उसके बाद आपको अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो उसी सिचुएशन पे बिना आपकी जेब से पैसा खर्च किए आपको उसी सिचुएशन में लेके आना जिस सिचुएशन में आपकी फैमिली पहले थी। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आग लग गई, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपका बिजनेस मान लो 40 लाख का नुकसान हुआ, तो आपको 40 लाख कंपनी देगी और आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसे कहते हैं इंडेमनिटी। देन कम सब्रोगेशन। सब्रोगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये हमारे थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस को देखा जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल आपने बाइक खड़ी की और ऊपर से एक पेड़ गिर जाता है, ठीक है, और आपका पेड़ की वजह से बाइक डैमेज हो जाती है, तो इसे हम सब्रोगेशन कहेंगे क्योंकि इसमें ना आपकी गलती है ना कंपनी की गलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक पार्किंग में थी या गाड़ी पार्किंग में थी और कोई गाड़ी आती है और टक्कर लगा के चल जाती है और उसमें से लॉस हो जाता है और वो आदमी आपके सामने आ जाता है, तो आप पहली चीज़ क्या करेंगे, उससे कुछ पैसा निकलवाने की कोशिश। दूसरी चीज़, मान लो पुलिस केस हो रहा है तो कुछ पैसा उसकी जेब से निकलेगा और कुछ कंपनी भरेगी, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये जो अभी प्रिंसिपल बताए हैं 4-5, वो सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ कंसीडर करें और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। तो हम 3 वीडियोस बनाएंगे और तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम के टाइम पे आपको ट्रिक्स भी यूज़ करनी है, ठीक है, तो क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है। थैंक यू। फर्स्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।